अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। उसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया। टैक्सी आगे निकल गई तो हमारा एजेंट बोनट बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, इस आदमी को मैंने यहाँ इंडियन सफारत खाने में आते जाते देखा है। ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। तुमने हमारे शेड्यूल को अपसेट कर दिया है। मैंने कहा, क्या हम इसे किसी तरह डाज नहीं दे सकते? अपना एजेंट बोला, ये तुम्हें मुंबई में करना चाहिए था। तुम इस मुसीबत को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ले आए हो। तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो इस कदर सीक्रेट और ख़तरनाक है कि हम ज़रा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बेकरा स्ट्रीट के एक होटल में छोड़ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। गाड़ी लंदन की हल्की हल्की बारिश में भीगती मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती बेकरा स्ट्रीट में दाखिल हो गई। एक होटल के पोर्च में आकर पार्किंग साइट पर रुक गई। अपने एजेंट ने ब्रेक लगाते हुए कहा, वो आदमी ज़रूर हमारा पीछा कर रहा है। मैं कल रात तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले के भेष में आकर मिलूंगा। इस असना में तुम्हें इस इंडियन इंटेलिजेंस वाले से हर हालत में छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने बड़े ठंडे और पुरसकून लहजे में कहा, इसे ख़त्म करना होगा। फिर उसने बाजू बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे अपने एजेंट की आवाज़ आई, इस सिलसिले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस आदमी को ख़त्म कर देना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सर्दी बहुत थी। अपना एजेंट गाड़ी पार्किंग साइड से निकाल कर वापस चल दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता होटल की लॉबी में दाखिल हो गया जो नीम गर्म थी। काउंटर पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। दूसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा नंबर दे दिया गया। चाबी लेकर मैं लिफ्ट में सवार होकर दूसरी मंजिल में आ गया। यह सिंगल बेडरूम था। बिस्तर वगैरह लगा था। मैंने ब्रीफ केस मेज पर रखा और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि अपना एजेंट मुझे क्या कह गया है। क्या मुझे उस पर असरार शख्स को कत्ल करना होगा? यह लंदन जैसे शहर में एक बड़ी खतरनाक बात थी। मैंने बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया। दाढ़ी की जाली को बांधते हुए सेटिंग रूम में आया तो फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज़ ने एक ख़ास कोड लफ्ज़ बोला। ये लफ्ज़ मुझे ख़ास तौर पर बड़े राजदार अंदाज में चंडीगढ़ से चलते वक्त बताया गया था। मर्दाना आवाज़ खामोश हो गई। वो मेरे कोड लफ्ज़ का मुंतज़िर था। मर्दाना आवाज़ ने कहा, तुम्हारे नाम सरदार गोरबख्श सिंह का एक पैगाम है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, उसे लिख लो। मैंने जल्दी जल्दी ब्रीफ केस में से नोटबुक निकाली और पैगाम लिखने लगा। यह पैगाम बज़ाहिर एक कारोबारी पैगाम था कि मैं दोपहर को फ़िल्म ऑफिस में पहुंच जाऊं जहां एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है और फिर मुझे वहीं से हौजरी और स्पोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट निर्ख बता दिए जाएंगे। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। मैंने इस तहरीर को जब डिकोड किया तो इस इबारत के अंदर यही इबारत निकली, जिस इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट को तुम अपने साथ लगा लाई हो वो इससे पहले 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर चुका है। हम हैरान हैं कि उसने अभी तक तुम्हें ज़िंदा कैसे छोड़ा। हम इन हालात में उसके सामने नहीं जा सकते। अगर तुम उससे बेखबर हो गए तो वो हमारे कीमती मिशन को तबाह कर सकता है। तुम इसी होटल में रहोगे जब तक कि तुम उससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा लेते। मैंने जिस कागज़ पर यह इबारत लिखी थी उसे फाड़ कर जलाया और राख सिंक में बहा दिया। अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। लंदन वाले इन हमारे आदमी ने थे जैसे मुझे मौत के सामने अकेला छोड़ दिया था। मैं इस उलझन में था कि दरवाजे की घंटी बोल पड़ी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में एक कोरियर लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दें प्लीज़। मैंने पैकेट को गौर से देखा। उस पर मेरा नाम और कमरे का नंबर लिखा था। मैंने दस्तखत करके पैकेट ले लिया। यह लड़का किसी फूल और तोहफे भिजवाने वाली कंपनी का मुलाजिम था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पैकेट मेरे सामने मेज़ पर पड़ा था। मैं उसे खोलते हुए घबरा रहा था। मुमकिन है इसमें कोई बम हो। मैंने कान पैकेट के करीब किया। पैकेट में से टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर लंदन में मुझे तोहफा भेजने वाला कौन हो सकता था। मैंने पैकेट को वहीं पड़ा रहने दिया और होटल सर्विस को फ़ोन करके कॉफ़ी और मक्खन ब्रेड वगैरह का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद सर्विस बॉय मतलूबा अशिया ट्रे में रख कर ले आया। उसके जाने के बाद मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा और दरवाज़ा बंद करके ब्रेड पर मक्खन लगाकर खाने लगा।
पुरस्कार पैकेट मेरे सामने गोल डेटिंग टेबल पर उसी तरह पड़ा था। मैंने सोचा कि इस पैकेट को खोले बगैर ट्रैश में फेंक देना चाहिए। दरवाजे की घंटी बजी। मैं कॉफ़ी का प्याला होंठों तक लाते लाते रुक गया। कौन हो सकता है? प्याला मेज पर रखकर मैं उठा और दरवाजे के सुराख में से बाहर देखा। राहदारी में शरीर सांवले बदन की एक लड़की खड़ी थी। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसके माथे पर तिलक नहीं लगा था। वो कुछ परेशान सी नजर आती थी और बार बार राहदारी के इस कोने की तरफ देख रही थी जहाँ लिफ्ट नीचे से ऊपर आती थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंग्रेजी में पूछा कि उसे किससे मिलना है। लड़की ने हाथ बांधकर सत श्री अकाल किया और ठेठ पंजाबी में बोली, वाहे गुरु के लिए मुझे अंदर आने दें, सब कुछ बताती हूँ। मैं मुतज़ब्ज़ब सा था, लेकिन लड़की का उतरा हुआ परेशान चेहरा देखकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करके मैं पलटा तो लड़की सोफे पर इस तरह बैठी थी कि चेहरा हथेलियों में छुपा था और वो सिसकियाँ भर रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा था। ये कोई ट्रेप भी हो सकता था। कुदरती तौर पर मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और मेरे पास किस लिए आई है। लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें भीग रही थीं। पर्स में से रुमाल निकाल कर उसने आंखें पूछीं और पंजाबी में बोली, मेरा नाम हरनाम कौर है, मैं संगरूर की रहने वाली हूँ। मैं सिख हूँ, मगर एक हिंदू लड़के के साथ घर से भागकर बम्बई चली गई, जहाँ उसने मुझसे शादी कर ली और फिर मुझे लेकर लंदन आ गया। कुछ रोज़ उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन अब वह मेरी कमाई खाना चाहता है। मैं एक शरीफ सिख घराने की लड़की हूँ, अब भाग गई हूँ। मुझे होटल वालों ने बताया कि यहाँ एक शरीफ सिख ठहरा हुआ है। मैं आपके चरणों में आ गई हूँ, वाहे गुरु के वास्ते मेरी मदद करें और मुझे किसी तरह हिंदुस्तान वाले जहाज़ में सवार करा दें। मेरे पास सोने का लॉकेट है, उसे बेचकर मुझे टिकट ला दें। उसने पर्स में से सोने का लॉकेट निकाल कर मेज़ पर मेरे सामने रख दिया और आंखों में आए हुए आंसू रुमाल से साफ करने लगी। लड़की के दर्द भरे बयान और गमज़दा चेहरे से उसके अलमिये की तस्दीक हो रही थी, मगर मैं बेहद मोहतात था, क्योंकि ये कोई चाल भी हो सकती थी। मैंने आम सिखों की तरह अपनी नकली दाढ़ी के बालों को हथेली से जमाते हुए कहा, बीबी मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, आज ही आया हूँ, मुझे तो यहाँ के बाज़ारों का भी नहीं पता। बेहतर यह है कि तुम खुद ही लॉकेट भेजकर एयर इंडिया वालों से इंडिया जाने वाली किसी फ़्लाइट का टिकट खरीद लो। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रहम तलब आवाज़ में बोली, वाहे गुरु के वास्ते मुझ पर कृपा करें, मेरे खामन की यहाँ के सभी गुंडों से दोस्ती है। मैं एक बार यहाँ से निकली तो वो मुझे गोली मार देंगे। सच्चे बादशाह आपका भला करेंगे, इस वक्त मेरी मदद करें, मैं आपकी सिख बहन हूँ। अजीब मखमसे में पड़ गया था। मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर इंसानी हमदर्दी और इखलाकी इक़दार का तकाजा यह था कि इसकी मदद की जाए। लेकिन सोने का लॉकेट फ़रोख्त करने में ख़तरा था। मुमकिन था कि यह लॉकेट बेचने जाऊँ और किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। आखिर मैंने ये फैसला कर लिया कि इस लड़की को किसी न किसी तरीके से अपने कमरे से रुखसत कर देना ही मेरे लिए बेहतर है। अब मैं बहाने तलाश करने लगा। आखिर मैंने घड़ी देख कर कहा, बीबी मैं चंडीगढ़ की एक फर्म का एजेंट हूँ, यहाँ ऑफिस के ज़रूरी काम पर आया हूँ और अभी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मेरा ख्याल है कि तुम एयर इंडिया वालों के ऑफिस में चली जाओ, या फिर ऐसा करो कि भारतीय सफारत खाने का रुख करो। मैं तुम्हें डायरेक्टरी से उनका एड्रेस लिखवा देता हूँ। लड़की ये सुनते ही जैसे सदमे से बेहोश हो गई। वो सोफे पर एक तरफ को झुक गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। जल्दी से गुस्ल खाने में गया। गिलास में पानी लाकर उसके मुंह पर हल्का सा छींटा दिया तो उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने एक बार फिर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरे बदमाश खामन के गुंडे मुझे गोली मार देंगे। इस सिख लड़की हरनाम कौर का मामा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक मखसूस मर्दाना आवाज़ ने अपना कोड बोलकर मुझसे मेरा कोड पूछा। मैंने अपना कोड बताया तो मुझसे तोहफे में भेजे गए पैकेट के बारे में पूछा गया। मैंने बताया कि वो मेज़ पर रखा है। दूसरी तरफ से किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा गया, तुमने अभी तक खोला क्यों नहीं? उसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए एक चीज़ रखी है, गाफिल मत बैठना, दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है। फ़ोन बंद कर दिया गया। मुझे यकीन हो गया कि यह सिख लड़की ज़रूर उसी दुश्मन जासूस की भेजी हुई है जिसने मुझे अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया था। मैंने पहला काम यह किया कि पैकेट खोला।
पैकेट में तय किए हुए कागज़ के साथ एक सिगार पड़ा था। मैंने बेडरूम में जाकर कागज़ खोला। उसमें यह तहरीर दर्ज थी, इस सिगार की कारकर्दगी से तुम ज़रूर वाकिफ़ हो गया। आज से कुछ अर्सा पहले तुम्हें जनूबी हिंद के एक मिशन के दौरान इसी किस्म का सिगार दिया गया था। यह साइनाइड जहर की फुहार वाला सिगार है, जिसको सुलगाने के बाद तुम उसके दरमियान में से उसे दबाओगे तो सामने खड़ा तुम्हारा दुश्मन उसकी फुहार से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। इसमें भरा हुआ मोहलिक जहर का महलूल 12 आदमियों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन तुम मोहतात इस्तेमाल के साथ तादाद बढ़ा भी सकते हो। हम तुम्हारी निगरानी ज़रूर कर रहे हैं, मगर होटल में दाखिल होकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें बाज़ मसलतें दरपेश हैं। भारतीय एजेंट वर्मा के बारे में ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो आज शाम किसी वक्त तुम पर हमलावर होगा। तुम्हें हर हालत में उसे ख़त्म करके खुद जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हें इसके बाद बहुत जल्द एक अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है, जिसके लिए तुमसे ज़्यादा मौजू आदमी हमें नहीं मिल सकता। मैंने हस्ब आदत खत पढ़ने के बाद उसे जलाकर सिंक में बहा दिया, शिकार को लेटर के साथ जेब में रखा और सिटिंग रूम में आ गया। ये देखकर खुशी भी हुई और तशवीश भी कि सिख लड़की गायब थी। सबसे पहले मैंने सिटिंग रूम की चीज़ों का जायजा लिया। कोई शे अपनी जगह से नहीं हटी थी। किचन में गया, वहाँ भी हर शे अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। नीम रोशन राहदारी खाली थी। यकीनी तौर पर यह लड़की हमारे दुश्मन ही की तरफ से किसी अहम मिशन पर भेजी गई थी। क्या वो अपने मिशन में नाकाम रही थी? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। दोपहर का खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। दोपहर का खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया। यूं शाम हो गई। मैं टीवी ऑन किए चुपचाप कमरे में बैठा अखबार पढ़ता रहा। अपने एजेंट ने शाम से पहले लॉन्ड्री वाले के रूम में मिलने के लिए कहा था। अब मुझे उसका इंतज़ार था। शाम के 7 बजे फ़ोन पर उस आवाज़ ने मरमूज़ अल्फाज में इतला दिया कि लॉन्ड्री वाला आज नहीं आएगा और इंडियन एजेंट को होटल की लॉबी में मुश्तबा हालत में दाखिल होते देखा गया है। तुम खबरदार रहना। फ़ोन बंद हो गया। मैंने जेब से सिगार निकाल कर उसे चेक किया। मुसीबत यह थी कि मैं सिख के हुलिये में था और सिख का सिगार सुलगाना एक अजीब और अनोखी बात थी। सामने खड़े दुश्मन को शक पड़ सकता था। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। छत और दीवार की दोनों बत्तियां बुझाकर सिर्फ साइड सोफे वाला टेबल लैंप ऑन रहने दिया। पर्दा भी खिड़कियों पर बराबर कर दिया। मुझे इतना कर दी गई थी कि भारतीय एजेंट लॉबी में दाखिल हो गया है। वो किसी भी वक्त किसी भी भेस में मुझ पर हमलावर हो सकता है। अब सवाल अपने बचाव ही का नहीं था, बल्कि दुश्मन एजेंट को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना भी मेरे मिशन का अहम तरीन हिस्सा था। एक तरकीब मेरे जहन ने मुझे पेश की। मैंने टेबल लैंप बुझाया और कमरे की अकबी स्लाइडिंग दीवार हटाकर बालकोनी में आ गया। बूंदाबांदी रुक गई थी, मगर शदीद बर्फानी हवा चल रही थी। शाम अबरआलूद थी। होटल के अकबी लान के किनारे किनारे दरख्तों के करीब पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी थीं। सारे का सारा इलाका सुनसान था। शदीद सर्दी की वजह से वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बालकोनी दूसरी मंजिल पर थी। बालकोनी के कोने में दीवार के साथ चिपकी हुई फायर सीढ़ी नीचे जा रही थी। मैंने बालकोनी वाली स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला ही रहने दिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर राहदारी से होता हुआ नीचे लॉबी में आ गया। काउंटर पर चाबियां लड़की के हवाले करते हुए कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा कोई पैगाम आए तो इसे लिख रखना। फिर मैं लॉबी के दरमियान में से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि दुश्मन के एजेंट ने मुझे ज़रूर देख लिया होगा और अब वो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल होकर वहाँ छुप कर मेरा इंतज़ार करेगा। मुमकिन है वो मेरी चीज़ों की तलाशी भी ले। मैं सड़क पर निकल गया, फिर ऊपर से एक चक्कर काट कर बाग में दाखिल हो गया और अकबी पार्किंग लॉट वाले दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ एक जगह अंधेरे में रुक गया। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। इसके बाद मैं दरख्तों से निकलकर तेज़ी से अपने कमरे की अकबी लान वाली फायर सीढ़ी के पास आया और जल्दी जल्दी ज़ेना चढ़कर दूसरी मंजिल वाली बालकोनी में से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ जहाँ से खिड़की वाला पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, वहाँ बंद शीशे में से बाहर की धीमी रोशनी अंदर दाखिल होकर कमरे के अंधेरे को नीम रोशन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाजे के करीब आकर कान लगा दिया। बाहर राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। कदमों की चाप मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैं दबे पांव चलता बालकोनी में चला गया और स्लाइडिंग डोर के पर्दे में से मुझे अपने कमरे का धुंधला धुंधला मंजर पूरा नजर आ रहा था। मेरी निगाहें कमरे के बंद दरवाजे पर थीं।
और हाथ जेब के अंदर छुरी के दस्ते पर जमा था। कोई किसी बारीक सलाखदार से दरवाजे के बंद ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह दुश्मन एजेंट वर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने छुरी वाला हाथ जेब में से छुरी समेत बाहर निकाल लिया। ताला क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया था। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा आगे हुआ और एक रेन कोट वाला आदमी जल्दी से अंदर आ गया। आते ही उसने बड़े इत्मीनान से दरवाज़ा बंद किया और उसका ऑटोमेटिक कुफल लग गया। उसकी हरकतों सकनात में इत्मीनान और सुकून का तसव्वुर था। जाहिर है उसे यही मालूम था कि कमरे में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बहुत तेज़ी से बेडरूम में गया। वहाँ से मुझे चीज़ों के उलटने पलटने की आवाज़ें आने लगीं। 1-2 मिनट बाद वो बेडरूम से निकलकर सेटिंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। खिड़की का पर्दा जहाँ से हटा हुआ था वहाँ से बाहर की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भर्ती जासूस केवल किशन वर्मा था जो मुंबई से मेरा पीछा कर रहा था और अब मुझे कत्ल करने की नीयत से यहाँ आया था। उसने जेब से पिस्तौल निकाल कर खोला, उसके अंदर भरी हुई गोलियों को झुक कर देखा और पिस्तौल दोबारा जेब में रख लिया। कुछ देर वो बड़े सुकून से सोफे पर गर्दन पीछे लगाए बैठा रहा। बालकोनी में दीवार के साथ लगा स्लाइडिंग डोर के थोड़े से हटे हुए पर्दे में से मैं उसे गौर से देख रहा था। वहाँ मईब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं बालकोनी में खड़ा था। जाहिर है उसे उस वक्त तक वहाँ से नहीं हिलना था जब तक कि मैं बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल नहीं होता। इसका मतलब था कि मैं बालकोनी में खड़े खड़े लंदन की अबरआलूद रात में अकड़ जाऊँगा। ये कभी न ख़त्म होने वाला इंतज़ार था। मैंने इस अंदाज में सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी तरकीब की जाए कि दुश्मन एजेंट वहाँ से उठकर बालकोनी में आए, क्योंकि मेरा उसके सामने सेटिंग रूम में जाना अपनी मौत को दावा देने के मुतरादिफ था। मैं इसी कश्मकश में था कि दुश्मन एजेंट सोफे पर से उठा, दबे पाँव चलता कमरे के बंद दरवाजे तक गया, कान लगाकर बाहर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर पीछे हटा, कमरे के कालीन पर टहलते टहलते बाथरूम तक गया, वहाँ से पलटा और किचन में दाखिल हो गया। यह एक सुनहरी मौका था। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला करते हुए स्लाइडिंग डोर के पंट को आहिस्ता से पीछे खिसका दिया। इंतहाई फुर्ती से काम लेते हुए मैं बालकोनी से निकलकर पंजों के बल चलता किचन की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे किचन के अंदर से नल में से केतली में पानी भरने की आवाज़ सुनाई दी। एजेंट शायद अपने लिए काफ़ी बनाना चाहता था। नलका बंद हो गया। केतली के स्टोर पर रखने की आवाज़ आई। 5 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। शायद वो किचन से बाहर निकलने वाला था। मैं अब सीखना था, ना जासूस था। बाल के सर से पाँव तक एक शाहीन था। छुरी वाला हाथ मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके दूसरे हाथ को मैंने अपने सर से ऊपर कर लिया था। कदमों की आहट पैदा हुई और वो किचन से बाहर आ रहा था। कमरे में कोई बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने अपना सांस रोक लिया। दुश्मन एजेंट किचन से बाहर निकला। एक बिजली सी उसकी आंखों के आगे कूद गई होगी, क्योंकि मेरा उठा हुआ उल्टा हाथ उसकी गर्दन पर हलक के नीचे पड़ा। उस हाथ की ज़रब इतनी ताकतवर और अचानक थी कि दुश्मन एजेंट लड़खड़ा कर एक तरफ को गिरा। वो जेब में से पिस्तौल निकालने ही वाला था कि मैं खूंखार भूखे चीते की तरह छलांग लगाकर इस तरह उसके ऊपर गिरा कि मेरे हाथ की छुरी उसके पेट में उतर चुकी थी। उसके हलक से हिचकी जैसी आवाज़ निकली और मैंने छुरी को उसके पेट में ही छोड़कर सीधे हाथ से उसके पिस्तौल को उसके हाथ से छीन लिया। छुरी वाला वार बहुत ही कारगर साबित हुआ। पिस्तौल मैंने अपने जेब में रखा और दम तोड़ते एजेंट को किचन के बाहर वाली गोल डाइनिंग टेबल के नीचे ऊंधा करके लिटा दिया। उसका सांस चल रहा था और आंखें सफ़ेद होने लगी थीं। मैंने बेडरूम में जाकर देखा। मेरा ब्रीफकेस खुला पड़ा था और मेरी जेली फाइल के कागजात बिखरे पड़े थे। पासपोर्ट ब्रीफकेस में ही था। मैंने जल्दी जल्दी कागज समेट कर ब्रीफकेस में भरे, उसे उठाया, कमरे में आकर दुश्मन के एजेंट को देखा। वो जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टेलीफोन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो जिंदा था। मेरे मिशन में उसका जिंदा रहना शामिल नहीं था। मैंने बड़े इत्मीनान से जेब से उसका सलेंसर लगा पिस्तौल निकाला। नाली उसके सर के साथ लग गई और घोड़ा दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ गोली पिस्तौल में से निकल गई। दुश्मन एजेंट उसी लम्हे अगले जहां में पहुंच गया। मैं इससे जब्जों में था कि कमरे में रहूं या वहां से फरार हो जाऊं। मेरा इस लंदन शहर में कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां मैं वहां से फरार होकर जाता और फिर अपने एजेंट का किसी भी वक्त फ़ोन आ सकता था। वो लोग बराबर मेरी निगरानी कर रहे थे। मैं एजेंट की लाश को घसीट कर बेडरूम में ले गया और उसको चादर से ढक दिया। फिर डेटिंग टेबल के नीचे कलीन पर खून के धब्बे पर अखबार रख दिया। मेरा ब्रीफकेस सफाई पर पड़ा था। दुश्मन एजेंट का पिस्तौल मेरी जेब में था। छुरी लाश के जिस्म में पेवस्त थी। खिड़की का हटा हुआ पर्दा मैंने बराबर कर दिया था
कमरे में अंधेरा हो गया था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठा लिया और खामोश रहा। दूसरी तरफ से अपने एजेंट की आवाज़ आई। अपना कोड बताकर उसने मुझसे मेरा कोड पूछा और कहा कि अगर दुश्मन ख़त्म हो गया है तो कभी सीढ़ी से उतरकर पार्किंग लॉट में बड़ी सड़क वाली कतार की आखिरी फिएट गाड़ी में आकर बैठ जाओ। उसका दरवाज़ा तुम्हें खुला मिलेगा। मुझे गाड़ी का नंबर भी बता दिया गया। मैंने रिसीवर रख दिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस अज़ाबनुमा तजस्सुस से मेरी जान छूट गई थी। मैंने ब्रीफकेस उठाया, बालकोनी वाला दरवाज़ा हिस्सा से एक तरफ हटाकर ठंडी अबरआलूद फिजा में आ गया। सारा कबीला इलाका वीरान और नीम तरीके में डूबा हुआ था। मैं लोहे के जने से उतरता हुआ नीचे लान में आया तो अचानक एक तरफ से किसी औरत की पंजाबी ज़बान में आवाज़ आई, तुम भाग नहीं सकोगे। मैंने पिस्तौल निकाल कर आवाज़ की जानब देखा। मुझे हल्के हल्के अंधेरे में वही लड़की यानी हरनाम कौर नजर आई। उसके हाथ में छोटा सा पिस्तौल था। उसने फायर कर दिया, मगर इससे पहले ही मैंने लान की घास पर अपने आप को गिरा दिया था। मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि लड़की छलांग लगाकर झाड़ियों के पीछे अंधेरे में गायब हो गई। मैं झुका झुका दौड़ता लान अबूर करके पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पीछे आ गया और उसी तरह झुके हुए कतार की आखिरी फिएट गाड़ी के पास पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोला और अंदर इस तरह झुक कर बैठ गया कि मेरे पिस्तौल वाले हाथ का रुख पीछे लान की झाड़ियों की तरफ था। इतने में दरख्तों के पीछे से एक साया निकलकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने फ़ौरन पिस्तौल का रुख उसकी तरफ फेर दिया। उस आदमी ने गर्म ओवरकोट पहन रखा था और सर पर पैरेट कैप थी। गाड़ी के करीब आते ही उसने अपना खुफिया कोड दोहराया और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठते ही इतनी तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया कि मैं झकोला खाने के बाद साइड विंडो की दीवार के साथ चिपक कर रह गया। गाड़ी लंदन की अबरआलूद वीरान रात में किसी नामालूम मंजिल की तरफ तेज़ रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। यह हमारा अपना एजेंट था, मगर मैं इसे पहली बार देख रहा था। उसने एक चौक अबूर करते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उर्दू ज़बान में कहा, तुमने अनाड़ीपन का सबूत दिया है, तुम्हें चौकस रहना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम बच गए। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी? उसने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गाड़ी चलाते हुए सामने सड़क की तरफ देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, जाहिर है वो दुश्मन के एजेंट है। बहरहाल तुम इस वक्त उसकी पहुंच से बाहर हो। मैं खामोश रहा। उसने गाड़ी बड़ी सड़क से उतार कर एक निस्बतन वीरान और छोटी सड़क पर डाल दिया। यहाँ अंधेरा था। कुछ दूर सड़क पर चलते रहने के बाद पूछा, लाश तुमने कहाँ रखी थी? मैंने उसे बताया कि दुश्मन एजेंट की लाश मैंने बेडरूम में डालकर उसे चादर से ढांप दिया था। उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। खामोशी से गाड़ी चलाता जा रहा था। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। जो ही हमें सड़क के किनारे एक वैगन खड़ी दिखाई दी, उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी। अंधेरी रात पर हमारी फिएट गाड़ी उस वैन के पीछे जाकर आहिस्ता से रुक गई। वैगन की अगली सीट पर से एक दरमियाने कद का आदमी निकलकर हमारी गाड़ी की तरफ आया। उसने कोई बात न की। हम गाड़ी से बाहर निकल आए थे। वो हमारी फिएट गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी ब्रेक करके मोड़ी और जिधर से हम आए थे उधर अंधेरी सड़क पर गायब हो गया। मेरे साथी ने मुझे अपने साथ वैगन में बिठाया और वैगन लेकर सड़क पर आगे की तरफ चल पड़ा। सड़क आगे एक ढलान उतर कर खेतों में से होती हुई ऐसे इलाके की बड़ी सड़क पर आ गई जिसके दोनों जानब घास के वसी मैदान थे और ऊंची इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। यह शायद हाईवे थी। आधे घंटे तक हमारी वैगन उस बड़ी सड़क पर काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उड़ती चली गई। फिर दाएं जानिब एक कच्ची सड़क दिखाई दी। यहाँ एक खंभे के साथ ट्यूब लाइट जल रही थी। मेरे साथी ने उस वैगन को कच्ची सड़क पर उतार दिया। कच्ची सड़क एक छोटे से टीले के पहलू से चक्कर काटने के बाद चीड़ के गुंजान दरख्तों के झुंड तले बने हुए एक बैरकनुमा कमरे के बरामदे के आगे पहुँच कर रुक गई। मेरे पीछे पीछे आओ। इस बैरकनुमा ढलानी छत वाले कमरे के बाहर बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। मेरा रहनुमा मुझे बैरक के कमरे में ले गया। यहाँ कोने में एक बिस्तर रखा था। बिजली का हीटर जल रहा था। खिड़कियाँ बंद थीं। आगे पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की फिजा नीम गर्म और पुरसकून थी। फर्श पर पुराना कालीन बिछा था। कोने में टेबल पर एक छोटा सा टीवी सेट रखा था। यहाँ भी कोई बत्ती नहीं जल रही थी। हीटर के सुरखराहट की धीमी धीमी रोशनी ने कमरे की चीज़ों को मध्यम अंदाज में नुमाया कर रखा था। मेरे रहनुमा ने हीटर के आगे खड़े होकर हाथ गर्म करते हुए कहा, हमारा बास आ रहा है, उसका इंतज़ार करो।